नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में संविधान की चर्चा पर पीएम मोदी ने दिया लोकसभा में जोरदार भाषण। विपक्ष के सभी आरोपों पर दिया तगड़ा जवाब। कांग्रेस के पापों का जिक्र कर जमकर विपक्ष को सुनाया। संसद में राहुल गांधी की फिर हुई घोर बेइज्जती। राहुल ने एक हाथ में संविधान, एक हाथ में मनुस्मृति लेकर बीजेपी से पूछे सवाल। अनुराग ठाकुर ने दिया तगड़ा जवाब। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। मोदी सरकार की तैयारियां पूरी, विपक्ष का विरोध भी जारी। संभल में मिले सनातन के सबूत। मुस्लिम बहुल इलाके में बंद मिला 46 साल पुराना मंदिर। पुलिस ने खुलवाया ताला। शिव और हनुमान जी ने दिए दर्शन। हिंदुओं में खुशी की लहर। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। मुलाकात का मांगा समय। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा से पीएम मोदी के जबरदस्त संबोधन की। आज पीएम मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि हमारा संविधान भारत की एकता का आधार है। इसको बनाने में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में मजबूत कदम रख रहा है। अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस परिवार की कुविचार, कुनीति, कुरीति अभी भी चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। पीएम ने इमरजेंसी का भी जिक्र कर कांग्रेस को जमकर सुनाया। अपने संबोधन के जरिए पीएम ने कई तथ्यों को जनता के सामने रखे। लगता है कि विपक्ष ने गलती कर दी थी कि संविधान पर चर्चा करना है। देखिए, जिस दिन विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी कि वो संविधान के ऊपर बहस करना चाह रहे हैं, उस दिन ही हमने कहा था कि ये तो वही बात हो गई, आप बैल मुझे मार। राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं और प्रधानमंत्री मोदी क्या भाषण आज उन्होंने दिया, फुल फॉर्म में नजर आए। पहला हिस्सा उनके भाषण का था कि संविधान की वजह से कैसे हिंदुस्तान एकजुट रहा, कैसे हम यूनाइटेड रहे, कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस ने हिंदुस्तान को विकास के राह पे लेकर के जाने का काम किया। तो संविधान की तारीफ भी की, संविधान निर्माताओं की तारीफ भी की। और उसके बाद जब इनका गन विपक्ष की ओर मुड़ा तो नेहरू ने क्या गलती की, इंदिरा ने क्या गलती की, राजीव गांधी से क्या क्या गलतियां हुई, कांग्रेस की तमाम सरकारों से किस तरीके से संविधान के ऊपर कुठाराघात किया, एक एक चीज को आज उल्लेखित किया। ये लोग सर पीट रहे होंगे कि क्यों छेड़ दिया हमने। और प्रधानमंत्री मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज, ये तो पूरा नैरेटिव परसेप्शन का खेल था। आपने प्रधानमंत्री मोदी को मौका दे दिया 2014 के बाद वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो आज 240 वाले प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे थे। ये जो राहुल गांधी जगह जगह पे जाकर के कहते हैं कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी वो नहीं रहे, अब उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो गई। आज उन्होंने बताया 56 इंच का सीना किसको कहते हैं। तो संसद से पीएम मोदी जमकर गरजे हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी फजीहत हुई है। तो वहीं राहुल गांधी ने खुद आज अपनी बेइज्जती लोकसभा में करा ली है। पीएम मोदी की स्पीच से पहले राहुल गांधी ने आज अपनी बात रखी। संविधान दिवस पर बोलते हुए राहुल गांधी के निशाने पर आज वीर सावरकर और मनुस्मृति रही। राहुल गांधी ने कहा कि जिस सावरकर की आप पूजा करते हैं, उन्होंने कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। संविधान में हमें बाबा साहब के आदर्श दिखते हैं।
राहुल ने इसके अलावा द्रोणाचार्य और एकलव्य की भी कहानी सुनाई और केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने यूपी के हाथरस की अपनी यात्रा के बहाने योगी सरकार पर भी हमला बोला। साथ ही फिर से कहा कि हमारा अगला कदम जाति जनगणना कराना है। राहुल गांधी की स्पीच पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, लेकिन इनके समय में सिखों के गले काटे गए। ये संविधान जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन कभी इसका पालन नहीं किया। कांग्रेस शासनकाल में संविधान का गला घोटा गया। पीएम मोदी ने तो विस्तृत में समझा दिया, राहुल गांधी ने क्यों शॉर्टकट ले लिया? देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ 20 मिनट का भाषण दिया। आप संविधान 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 पे बहस करना है और आपके पास संविधान को कहने के लिए कुछ नहीं है। वही पुराना रटा रटाया। अपने ट्विटर को चेंज करो, उसका समय आ गया है। भाई, आपका सबसे बड़ा अटैक यही था कि सावरकर ने कहा कि संविधान में कुछ भारतीय नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? मनुस्मृति नहीं। आपको बताना चाहिए कि संविधान में क्या क्या भारतीय है, वो तो आपको मालूम नहीं है। वो कोई कांग्रेसी नहीं बता सकता। अगर सावरकर ने कहा कि हमारे संविधान में कुछ भारतीय नहीं है, तो आपको बताना चाहिए कि ये भारतीय थॉट्स, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से ये सारी चीजें हमारे संविधान में है, लेकिन आपने तो पढ़ाई की नहीं। और वो जो लाल काला डायरी लेकर के घूमते हैं, पॉकेट साइज संविधान, उसकी पोल पट्टी खोल दी अनुराग ठाकुर ने। कहा कम से कम पढ़ तो लो कि उसमें क्या लिखा है। उसके प्रीफेस में ही लिखा हुआ है कि अच्छा हुआ कि संविधान बनाने वाले लोगों में बहुत ज्ञानी महापुरुष लोग थे, वरना ये नेहरू के चक्कर में फंस गए होते। उनकी सोशलिज्म, उनकी कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स की साया हमारे संविधान पे नहीं पड़ी, वरना सब कुछ बर्बाद हो गया होता। ये उस संविधान में लिखा हुआ है जिस एडिशन को वो पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं, यही बताया गया। आज आपने फिर गफलत कर दिया, तपस्या का मतलब बता दिया। तपस्या के बारे में नया जानकारी। भाई, ये आदमी भी बड़ा गजब है। तपस्या का मतलब शरीर में हीट पैदा करना। तो ये बैंकॉक, मलेशिया, यूरोप जो जाते हैं, ये हीट पैदा करने, तपस्या करने के लिए। क्या कांग्रेसियों ने कहा था, बीच में अचानक से गायब हो गए थे कि वो मेडिटेशन के लिए गए, तो तपस्या इनको नजर आ रहा है। मनरेगा में काम कर रहा तपस्या है। क्यों? तपस्या का मतलब इनको किसी ने समझा दिया कि शरीर में हीट पैदा करना, तप, शरीर जिससे गर्म हो जाए वो तपस्या है। ये अजीब आदमी है। आपको न संविधान की जानकारी है, न भारतीय मूल्यों के बारे में कोई जानकारी है, और आप डिबेट के लिए आपने ललकारा और अपनी बेइज्जती करवाई। जी, तो संसद में एक बार फिर राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। अनुराग ठाकुर ने जमकर धोया है। तो वहीं सोमवार को संसद में मोदी सरकार बड़ा धमाका करने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि सोमवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश करेंगे। इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे जेपीसी के पास भेजा जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में 2 विधेयक पेश करेंगे, जिसमें पहला संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 होगा, जिसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए होगा, और दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 होगा। बिल पेश करने को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, पर विपक्षी दल अभी से ही जबरदस्त विरोध दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इतनी जल्दी में है तो लोकसभा भंग करके चुनाव करवा ले। आरजेडी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। क्या तैयारी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नया नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के दौरान कांग्रेस पार्टी के पापों की वजह से जो इलेक्शन प्रोसेस जो है, उसका कैलेंडर जो है वो डिरेल हुआ। आजादी के बाद से जब से संविधान लागू हुआ, अगले 20 साल तक
1967 तक हिंदुस्तान में एक ही बार चुनाव होते थे, राज्यों के और केंद्र के। वो आपने एक एक करके आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना शुरू किया, चुनी हुई सरकारों को खत्म करना शुरू किया। इसलिए कई सारे राज्यों का कैलेंडर वो लोकसभा के चुनाव से अलग हो गया। ये आपके पाप को सुधारने का काम हो रहा है। रही बात जल्दीबाजी की, 191 डेज कोविंद साहब के स्पेशल पावर कमिटी ने लोगों से कंसल्ट किया, एक्सपर्ट से राय ली, रिपोर्ट तैयार हुई और अब उसे बिल बना करके पेश किया जा रहा है। मामला जेपीसी में जाएगा। आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन ये जेपीसी भी टाइम बाउंड होगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा पहल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि परपेचुअली हिंदुस्तान जो है कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड में ही रहता है। दुनिया में कहीं इस तरीके से नहीं होता। कभी लोकसभा खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर, तो हरियाणा शुरू हो गया, वो तो खत्म हुआ नहीं कि भाई महाराष्ट्र शुरू हो गया। महाराष्ट्र में अभी ढंग से मंत्रियों का चुनाव नहीं हुआ है और दिल्ली की शुरुआत हो गई है। दिल्ली खत्म होगा, बिहार शुरू हो जाएगा, बिहार खत्म होगा, बंगाल शुरू हो जाएगा, बंगाल खत्म होगा, यूपी शुरू। पता नहीं ये किस तरीके से 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन लगातार आप चुनावी मोड में रहना चाहते हो। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। पैसे भी बचेंगे, वक्त भी बचेगा और हर नेता को जो सरकार चुन के आएगी 5 साल इत्मीनान होकर के काम करने का उनको मौका मिलेगा। जी। अगली खबर में बात संभल से मिले सनातन के सबूत की। उत्तर प्रदेश की संभल हिंसा के बाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। संभल में 46 साल पहले बंद कराए गए मंदिर को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज खोल दिया गया। अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की संयुक्त छापेमारी में यह मंदिर मिला है। मंदिर काफी जर्जर हालात में था और मुस्लिम आबादी में होने की वजह से कब्जा कर लिया गया था। मंदिर को खोलकर उसकी पहले सफाई कराई गई। सफाई के दौरान इस मंदिर में हनुमान जी, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियां मिली है। मूर्तियां मिलते ही जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाए गए। हिंदुओं में गजब की खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास एक कुआं और एक पीपल का पेड़ भी था। 1978 के दंगों के बाद स्थानीय हिंदुओं ने इस मंदिर को छोड़ दिया था, जिसके बाद इस पर कब्जा कर लिया गया था। अब इस कैद को मंदिर को कब्जे से मुक्त करा दिया गया है और जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की बड़ी तैयारी चल रही है। संभल से आज जो खबर आई वो कोई दावा नहीं है, सबूत सामने है। अब ये क्या करेंगे? अब बताइए, अब क्या किया जाए इसमें? बहुत सारी जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम इंडी गठबंधन के तथा कथित सेकुलर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये तो सबूत सामने में मिल रहा है। अब इसको किसको दोष दिया जाए? 40-46 सालों से मंदिर बंद था, उसके ऊपर मुसलमानों का कब्जा था। क्यों कब्जा था? क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में था। कोई पुजारी वहां जा नहीं सकता था। बीच में 1-2 बार जाने की लोगों ने कोशिश की, डरा धमका करके उसको बाहर कर दिया गया। ये है गंगा जमनी तहजीब। कहां है वो सब कहानीकार जो पहले हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दिया करते थे? हिंदुओं का मंदिर मुस्लिम इलाके में फंसा रह गया तो मुसलमानों ने वहां हिंदुओं को घुसना मना कर दिया। जो पुजारी वहां जाता उसको भगा दिया जाता। तो आज वहां बिजली चोरी करे मुस्लिम मोहल्ले में, चल रहा है बुलडोजर। लोग परेशान हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। वहां सारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, फुटपाथ की जमीन को अपनी जमीन समझ के घर बना लिया है। बिजली के खंभे घर के अंदर, तो सब जगह बुलडोजर चल रहा था। तो वहीं पता चला कि एक घर बंद है। पूछा किसका है? बोला ये तो पहले मंदिर हुआ करता था। डीएम साहब आए, ताला खुलवाया, अंदर घुसे, वहां पे मूर्तियां ही मूर्तियां। तब जिन लोगों के कब्जे में था उसकी तो खैर नहीं, वो भाग पड़े वहां से। तो योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों से, ये विपक्ष के दबाव के अंदर काम नहीं करते। जो सही है वो एक्शन हो रहा है
और हिंदुओं को न्याय मिल रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्री शाह से मिलने का समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। दिल्ली हत्या के मामले में नंबर 1 भी है। दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय है। एयरपोर्ट और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अमित शाह से इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मुलाकात का समय मांगा है। क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ गृह मंत्रालय की है, केजरीवाल की नहीं है? देखिए, केजरीवाल वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो चीज़ों को डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लग रहा है सो रही है, सुस्त पड़ी हुई है। अचानक से लोगों के मेमोरी से शराब घोटाला, शीश महल, अलग अलग 8-10 घोटाले जो केजरीवाल ने किए वो इरेज किया जा रहा है। मीडिया में लगातार बम्बार्डमेंट किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। क्या बातें कही जा रही है। स्कूलों को धमकियां मिल रही है। क्या धमकियां दे रहा है, कौन दे रहा है? मालूम चला स्टूडेंट ही हैं जो ईमेल करके धमकियां दिलवा रहे हैं। आज खबर आ गई, एक और खबर आई आज। अब देखिए किस तरह के कलाकार लोग हैं ये आम आदमी पार्टी के। फर्जी ईडी बनकर वसूली का धंधा चला रहे थे। कहां? गुजरात में पकड़े गए। कौन पकड़ाया? आम आदमी पार्टी का लीडर। तो ये तो इनका पुराना काम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको इतना ज्यादा प्यारा है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कभी आपने बात की? वो तो आपके पास है। लॉ एंड ऑर्डर उठा करके आपने चुनाव हराया था किसको? शीला दीक्षित को। जब ऑटो के अंदर आप ये पोस्टर लगाते थे कि शीला दीक्षित को वोट दिया तो आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था। आपने तो उस समय शीला दीक्षित जब कहती थी कि देखिए इसमें हमारा क्या है, ये तो केंद्र के पास है, दिल्ली पुलिस हमें रिपोर्ट नहीं करती, तो ये घूम घूम के भाषण देते थे कि अगर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धर करके बैठा रहेगा, तो इससे बढ़िया इस्तीफा देकर के घर जाओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज वही खेल अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।